मुझे कल तक तुम्हारा जवाब चाहिए, कहकर केशवन घर से बाहर जा चुका था। मालविका में कुछ कहने सुनने की शक्ति नहीं रह गई थी। वह एकटक केशवन को जाते तब तक देखती रही जब तक उसकी गाड़ी आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसने सपने में भी न सोचा था कि एक दिन वह इस स्थिति में होगी। केशवन ने उससे शादी का प्रस्ताव रखा था। उसके मन की मुराद पूरी होने जा रही थी, लेकिन एक तरफ उसका मन नाचने गाने को कर रहा था, तो दूसरी तरफ वह अपने घर वालों की प्रतिक्रिया की कल्पना करके परेशान हो रही थी। जब वे सुनेंगे कि मालविका वापस इंडिया लौटकर नहीं आ रही है तो पहले तो आश्चर्य करेंगे, भुनाएंगे, और जब जानेंगे कि वह शादी करने जा रही है। यह सठिया गई है, इस उम्र में घर गृहस्थी बसाने चली है। लोग एक दूसरे से कहेंगे, कुछ सुना तुमने, अपनी मालविका शादी कर रही है। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, पता नहीं किस आँख के अंधे और गांठ के पूरे ने उसको फंसाया है। सचमुच शादी करेगा या शादी का नाटक करके उसे घर की नौकरानी बनाकर रखेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। मालविका अपने आप से तर्क करती रही, क्या केशवन सचमुच उससे प्यार करने लगा था? वह ऐसी परी तो है नहीं कि कोई उसके रूप पर मुग्ध हो जाए। उसकी नज़र सामने दीवार पर टंगे आदमकद आईने पर पड़ी। उसका चेहरा अभी भी आकर्षक था, पर समय चेहरे पर अपनी छाप छोड़ चुका था। आंखें बड़ी बड़ी थी पर बुझी हुई, उनमें एक उदास भाव। उसका शरीर छरहरा और सुडौल था, पर उसकी जवानी ढलान पर थी। वह हमेशा इसी कोशिश में रहती थी कि वह किसी की आंखों में न गिरे, इसीलिए वह हमेशा फीके रंग के कपड़े पहनती थी, गहने भी नाम मात्र को पहनती थी। वह इतने सालों से एक अनाम जिंदगी जीती आई थी। उसकी कोई शख्सियत नहीं थी, कोई अहमियत भी नहीं थी, बड़ी अदना सी इंसान थी। वह वह अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि केशवन ने उसमें ऐसा क्या देखा कि वह उसकी ओर आकर्षित हो गया। अगर वह चाहता तो उसे एक से बढ़कर एक सुंदर लड़की मिल सकती थी। उसने फिर से वह लम्हा याद किया जब केशवन ने उससे शादी का प्रस्ताव रखा था। वह उस पल को बार बार जीना चाहती थी। मालविका, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी बनोगी? उसने कहा था। यह क्या कह रहे हैं आप? वह स्तब्ध रह गई थी। आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? हाँ, लेकिन आपको लड़कियों की क्या कमी है? एक इशारा करेंगे तो उनकी लाइन लग जाएगी। हाँ, लेकिन तुमने यह कहावत सुनी है ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। एक बार शादी करके मैं धोखा खा गया, दोबारा यहाँ की लड़की से शादी करने की हिम्मत नहीं होती। फिर उसने उसे अपनी पहली शादी के बारे में विस्तार से बताया था। नैन्सी उसी अस्पताल में नर्स थी जिससे मैंने यहाँ आकर ज्वाइन किया था। मैं इस शहर में बिल्कुल अकेला था, न कोई संगी न साथी। नैन्सी ने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया तो मुझे अच्छा लगा। मैं उसके यहाँ जाने लगा और धीरे धीरे उसके करीब आता गया। एक दिन हमने शादी करने का निश्चय कर लिया। पहले 4 वर्ष अच्छे गुजरे, पर धीरे धीरे नैन्सी में बदलाव आया। वह बेहद आलसी हो गई, दिन भर सोफे पर पड़ी टीवी देखती रहती थी। नतीजा वह मोटी होती चली गई। उसे खाना बनाने में भी आलस आता था। जब मैं थका मांदा घर लौटता तो वह मुझे फास्ट फूड की दुकान से लाया एक पैकेट पकड़ा देती। घर की साफ सफाई करने से भी वह कतराती थी। यहाँ तक कि वह हमारी नन्ही बच्ची की ओर भी ध्यान नहीं देती थी। जब मैं कुछ कहता तो हम दोनों में जमकर लड़ाई होती। आखिर तलाक की नौबत आ गई। चूँकि हमारी बेटी कुल 3 साल की ही थी, इसीलिए उसे माँ के संरक्षण में भेजा गया। धीरे धीरे नैन्सी ने मेरी बेटी के कान भरकर उसे मेरे से दूर कर दिया। वह उसने दूसरी शादी कर ली। अब मैं अपने एकाकी जीवन से तंग आ गया हूँ।
मुझे यह शिद्दत से महसूस हो रहा है कि जीवन के संध्या काल में मनुष्य को एक साथी की ज़रूरत होती है। लेकिन उसने कहा, आपको मालूम है कि मैं 40 पार कर चुकी हूँ। तो क्या हुआ? चाहत में उम्र नहीं देखी जाती। इस देश में तुम्हारी उम्र की औरतें अभी भी बन ठन कर और चुस्त दुरुस्त रहती है और भरपूर जिंदगी जीती है। मैं तुम्हें सोचने के लिए 24 घंटे का समय देता हूँ। अभी मैं अस्पताल जा रहा हूँ। कल सुबह तक मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। केशवन ने मुस्कुराकर कहा। मालविका ने खिड़की के बाहर आंखें टिका दी। मन अतीत की गलियों में भटकने लगा। उसे अपना गांव याद आया जहां उसका बचपन गुजरा था। घर में सम्मिलित परिवार की भीड़, सहेलियों के साथ धमा चौकड़ी मचाना, त्योहारों पर सजना धजना, वह दुनिया ही अलग थी। वे दिन बेफिक्री और मौज मस्ती के दिन थे। फिर अचानक उसकी शादी की बात चली और देखते ही देखते तय भी हो गई। घर में मेहमानों की गहमा-गहमी थी। सारा वातावरण पकवानों की खुशबू और फूलों की महक से ओत-प्रोत था। द्वार पर बंदरवार सजे थे। अल्हड़ युवतियों की खिलखिलाहट गूंजने लगी। सखियां चुगल करने लगी। सब एक सपने जैसा लग रहा था। फेरे हो चुके थे। मृदंग की थाप और शहनाई की ऊंची आवाज के बीच शादी की पारंपरिक रस्में जोर शोर से हो रही थी। बात विदाई की होने लगी तो वर के पिता अनंतराम मालविका के पिता की ओर मुड़े और बोले, श्रीमान जी, पहले जरा काम की बात की जाए। वे उन्हें एक ओर ले गए और बोले, हाँ, अब आप हमें वह रकम पकड़ाइए जो आपने देने का वादा किया था। नारायण सामी मानो आसमान से गिरे। कौन सी रकम? मैं कुछ समझा नहीं। वाह, आपकी याददाश्त तो बहुत कमजोर मालूम देती है। आपको याद नहीं, जब हम लोग सगाई के लिए आए थे तो आपने कहा था कि आप केवल 2 लाख तक खर्च कर सकते हैं। ओह, अब समझा श्रीमान जी। मैंने कहा था कि मैं बेटी की शादी में केवल 2 लाख लगाऊंगा, क्योंकि इतनी की ही मेरी हैसियत है। मैंने यह तो नहीं कहा था कि मैं यह रकम दहेज में दूंगा। बहुत खूब। अब हमें क्या मालूम कि आप का क्या मतलब था। हम तो यही समझ बैठे थे कि आप हमें केवल 2 लाख वरदक्षिणा देने के लिए राजी हुए हैं। तभी तो हमने इस रिश्ते के लिए हामी भरी। नारायण सामी ने हाथ जोड़े। मुझे क्षमा कीजिए। मुझे सब कुछ साफ साफ कहना चाहिए था। मुझसे भारी गलती हो गई। खैर, कोई बात नहीं। शायद हमारे समझने में ही भूल हो गई होगी। पर एक बात मैं बता दूं कि दहेज की रकम के बिना मैं यह रिश्ता हरगिज कबूल नहीं कर सकता। मेरे डॉक्टर बेटे के लिए लोग 10-10 लाख देने के लिए तैयार थे। वह तो मेरे बेटे को आपकी बेटी पसंद आ गई थी, इसीलिए हमें मजबूरन यहाँ संबंध करना पड़ा। अब आप जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम कीजिए। नारायण सामी ने गिड़गिड़ाकर कहा, इतने रुपये देना मेरे लिए असंभव है। मैं ठहरा खेतिहर, इतनी रकम कहाँ से लाऊंगा। मुझ पर तरस खाइए। मैंने शादी में अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा खर्च किया है और पैसे जुटाना मेरे लिए बहुत कठिन होगा। अरे, जब सामर्थ्य नहीं थे तो अपनी हैसियत का रिश्ता ढूंढा होता। मेरे बेटे पर क्यों ला टपकाई? नारायण सामी कातर स्वर में बोले, ऐसा अनर्थ न करे। मैं वादा करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सकेगा मैं पैसों का इंतजाम करके आप तक पहुँचा दूंगा। ठीक है, आपकी बेटी भी तभी विदा होगी। तभी मालविका के तीनों भाई अंदर घुस आए। आप ऐसा नहीं कर सकते, वे भड़क कर बोले। क्यों नहीं कर सकता? अनंतराम ने अकड़ कर कहा, हमारी बहन की आपके बेटे से शादी हो चुकी है। अब वह आपके घर की बहू है, आपकी अमानत है, तो हम कब इनकार कर रहे हैं। लेकिन इस समय दहेज की बात उठाकर आप क्यों बखेड़ा कर रहे हैं, बताइए तो।
क्या आपको पता नहीं कि दहेज लेना कानूनन जुर्म है? अगर हम पुलिस में खबर कर दें तो आप सबको हथकड़ियाँ पड़ जाएंगी। पुलिस का डर दिखाते हो। अब तो मैं हरगिज बहू को विदा नहीं कराऊंगा। कर लो जो करना हो। न मुझे तुम्हारे पैसे चाहिए और न ही तुम्हारे घर की बेटी। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कराऊंगा, डंके की चोट पर कराऊंगा। हाँ हाँ, जो जी चाहे कर लेना। यह धमकी किसी और को देना। हमारी इकलौती बहन हमें भारी नहीं है कि हम उसके लिए आपके सामने नाक रगड़ेंगे। हम में उसे पालने की शक्ति है। हम उसे पलकों पर बैठाकर रखोगे। ठीक है, तुम रखो अपनी बहन को, हम चलते हैं। मालविका के माता पिता समधी के हाथ पैर जोड़ते रहे पर उन्होंने किसी की एक न सुनी। वे उसी वक्त बिना खाए पिए बारातियों समेत घर से बाहर हो गए। अरे लड़कों, तुमने ये क्या कर डाला? शारदा रोकर बोली। लड़की के फेरे हो चुके हैं, अब वह पराया धन है, अपने पति की अमानत है। उसे कैसे घर में बैठाए रखोगे? फिक्र न करो अम्मा, उस धन्नो लोग के घर जाकर हमारी बहन दुखी भोगती। वे उसे दहेज के लिए सताते रुलाते। अच्छा हुआ कि समय रहते हमें उन लोगों की असलियत मालूम हो गई। लेकिन अब तुम्हारी बहन का क्या होगा? वह न तो इधर की रही न उधर की। विवाहित होकर भी उसकी गिनती विवाहित स्त्रियों में नहीं होगी। बेटा, शादी के बाद लड़की अपनी ससुराल में ही शोभा देती है। चाहे जैसे भी हो, समधी जी की मांगे पूरी करने की कोशिश करो और मालविका को ससुराल विदा करो। अम्मा, तुम बेकार में डर रही हो। हम समधी जी की मांगे पूरी करते रहें तो इस सिलसिले का कभी अंत न होगा। एक बार उनके आगे झुक गए तो वे हमें लगातार दूते रहेंगे। हमें पक्का यकीन है कि देर सवेर वे अपनी गलती मान लेंगे और मालविका को विदा करके ले जाएंगे। पर वे अपने बेटे की दूसरी शादी की धमकी देकर गए हैं। अरे अम्मा, अगर लड़के वाले अपने बेटे का पुनर्विवाह करेंगे तो हम भी अपनी मालविका का दूसरा विवाह रचाएंगे। यह कहना आसान था पर कर कर दिखाना बहुत मुश्किल। दिन पर दिन गुजरते गए और मालविका के लिए कोई अच्छा वर नहीं मिला। कोई लड़का नज़र में पड़ता तो वही लेन देन की बात आड़े आती। किसी दुहाजू का रिश्ता आता तो वह उनको न जचता। जब मालविका की उम्र 30 के करीब पहुंची तो रिश्ते आने बंद हो गए। उसकी माँ उसकी चिंता में घुलती रही। वे बार बार अपने पति से गिड़गिड़ाती, अजी कुछ भी करो, मेरे गहने बेच दो या मकान या ज़मीन गिरवी रख दो, पर लड़की का कुछ ठिकाना करो। जवान बेटी कितने दिन घर में बैठा के रखोगे? मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती। एक बार नारायण स्वामी लड़कों से चोरी छिपे समधी के घर गए भी, पर अपना समूह लेकर वापस आए। अनंतराम ने बताया कि उनका बेटा पढ़ाई करने के लिए अमेरिका जा चुका है और उसके शीघ्र लौटने की कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कह दिया कि अच्छा होगा कि आप लोग अपनी बेटी के लिए कोई और वर देख लें। अब रही सही आशा भी टूट चुकी थी। नारायण स्वामी गुमसुम रहने लगे। एक दिन उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे नहीं रहे। उनके तीनों बेटे शहर में नौकरी करते थे। अम्मा, उन्होंने कहा, तुम्हारा और मालविका का अब यहाँ गांव में अकेले रहना मुनासिब नहीं। बेहतर होगा कि तुम दोनों हमारे साथ चलकर रहो। बड़े बेटे सुधीर को मुंबई में रेलवे विभाग में नौकरी मिली थी। रहने को मकान था। माँ बेटी अपना सामान समेटकर उसके साथ चल दी। माँ ने जाते ही बेटे के घर का चूल्हा चौका संभाल लिया और मालविका के जिम्मे आए अन्य छिटपुट काम उसने अपने नन्हे भतीजी की देखरेख का काम संभाल लिया। कुछ दिन बाद उसके मझले भाई का फ़ोन आया, माँ तुम्हारी बहू के बच्चा होने वाला है। तुम तो जानती हो कि उसकी माँ नहीं है, उसे तुम्हें ही संभालना होगा।
हम तुम्हारे ही भरोसे हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, माँ ने उत्साह से कहा और वे तुरंत जाने को तैयार हो गई। मालविका को भी उनके साथ जाना पड़ा। अब उनकी जिंदगी का यही कर्म हो गया। बारी बारी से तीनों भाई माँ बेटी को अपने यहाँ बुलाते। माँ के देहांत के बाद भी मालविका इसी डरे पर चलती रही। उसके मेहनती और निरीह स्वभाव से सब प्रसन्न थे। उसकी अपनी मांगें अत्यंत सीमित थी। उसे किसी से कोई अपेक्षा नहीं थी। उसकी कोई आकांक्षा नहीं थी। उसके जीवन का उद्देश्य ही था दूसरों के काम आना। वह हमेशा सबकी मदद करने को तत्पर रहती थी। उसके भाइयों की देखा देखी उसके अन्य सगे संबंधी भी उसे गरज पड़ने पर बुला लेते। हर कोई उससे कसकर काम लेता और अपना उल्लू सीधा करने के बाद उसे टरका देता। मालविका के दिन किसी तरह बीत रहे थे। कभी कभी वह अपने एकाकी जीवन की एक रास्ता से ऊब जाती। जब वह अपनी हम उम्र स्त्रियों को अपनी गृहस्थी में रमी देखती, उन्हें अपने परिवार में मगन देखती, तो उसके कलेजे में एक हुक उठती उठती लोगों की भीड़ में वह अकेली थी। जब तब उसका मन अनायास ही भर आता और जी करता कि वह फूट फूट कर रोए, पर उसके आंसू पोंछने वाला भी तो कोई न था। उसके ससुर की धनलोलुपता और उसके भाइयों की हठधर्मिता ने उसकी जिंदगी पर कठोर आघात किया था। अब वह एक बिना साहिल की नाव के मानिंद डूब उतरा रही थी। उद्देश्यहीन, गतिहीन। मालविका के बड़े भाई सुधीर की बेटी उषा की शादी हो गई और वह अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में जा बसी। जब वह गर्भवती हुई तो उसे मालविका की याद आई, तो वह अपने पापा से बोली, पापा आप किसी तरह बुआ जी को यहाँ भेज दो तो मेरी मुश्किल हल हो जाएगी। ये घर भी संभाल लेगी और बच्चे को भी देख लेगी। यहाँ के बारे में तो पता है ना आपको, बेबी सिस्टर और नौकरानियाँ एक एक घंटे के हिसाब से चार्ज करती है। इससे हमारा तो दिवाला ही निकल जाएगा। हाँ हाँ तुम्हारे लिए मालविका कभी मना नहीं करेगी, पर कुछ दिनों से वह गठिया के दर्द से परेशान है। अगर तुम लोग उसके लिए मेडिकल इंश्योरेंस करा लो तो अच्छा रहेगा। सुना है कि उस देश में बीमार पड़ने पर अस्पताल और डॉक्टरों के इलाज में बड़ा भारी खर्च होता है। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये कौन सी बड़ी बात है। बुआ का बीमा करा लिया जाएगा। बस आप उन्हें जल्द से जल्द रवाना कर दें। मालविका अमेरिका के लिए रवाना हो गई। उसकी भतीजी उसे एयरपोर्ट पर लेने आई थी। बेटी तेरे देश में तो बड़ी ठंड है, मालविका ने ठिठुरते हुए कहा। मेरी तो कपकपी छूट रही है। उषा हंस पड़ी। अरे बुआ जी, अपना घर वातानुकूलित है। बाहर निकलो तो कार में हीटर लगा हुआ है। शॉपिंग मॉल में भी टेम्परेचर गर्म रखा जाता है। फिर सर्दी से क्यों घबराना। हाँ एक बात का ख्याल रखना, बाहर कदम रखो तो बर्फ पे पाँव फिसलने का डर रहता है, इसीलिए जरा संभल कर रहना। फिर उसने मालविका के गले लगकर कहा, बुआ जी तुम आ गई तो मेरी सब चिंता दूर हो गई। अब तुम मुझे वे सभी चीज़ें बनाकर खिलाना जिन्हें खाने के लिए मेरा मन ललचाता है। घर पहुंचकर उषा ने कहा, बुआ आपका बिस्तर बेबी के रूम में लगा दिया है। जब बेबी पैदा होगा तो शायद रात में एक आध बार बच्चे को दूध की बोतल देने के लिए उठना पड़ेगा। और हाँ, सुबह रष्टि को ज़रा बाहर ले जाना होगा, क्योंकि आपको तो पता है मेरी नींद आसानी से नहीं खुलती। ये रष्टि कौन है। अरे रष्टि हमारा छोटा सा कुत्ता है। कल ही दिलीप उसे खरीद कर लाए हैं। हमने सोचा है कि बच्चे को उसके साथ अच्छा लगेगा, पर बेटी इतनी नन्ही बच्चे के साथ कुत्ता पालना अक्लमंदी है क्या। जानवर का क्या ठिकाना कहीं बच्चे को नुकसान पहुंचा दे तो। अरे नहीं बुआ, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप नाहक डर रही हैं। वैसे दिलीप जब घर में होंगे तो वे ही कुत्ते का सब काम देखेंगे।
कुछ समय बाद उषा ने एक बालक को जन्म दिया। मालविका ने घर का काम संभाल लिया और बच्चे की जिम्मेदारी भी ले ली। वह दिन भर बहुत सारे काम करती और रात को निढाल होकर बिस्तर पर पड़ जाती। काम वह इंडिया में भी करती थी, पर वहाँ और लोग भी थे उसका हाथ बटाने के लिए। यहाँ वह अकेली पड़ गई थी। एक दिन सुबह वह बच्चे का दूध बना रही थी कि रस्टी दरवाजे के पास आकर कूकू करने लगा। ओह, तुझे भी अभी ही जाना है मोए? वह झुंझलाई। जब रस्टी ने कूकू करना बंद कर दिया तो मालविका ने बच्चे को पालने में डाला और एक शॉल लपेटकर रस्टी की चेन थामे घर से निकली। पिछली रात बर्फ गिरी थी, सीढ़ियों पर बर्फ जम गई थी और सीढ़ियाँ कांच की तरह चिकनी हो गई थी। मालविका ने हड़बड़ी में ध्यान न दिया और जैसे ही उसका पाँव सीढ़ी पर पड़ा, वह फिसलकर गिर पड़ी। उसने उठने की कोशिश की तो उसके पैर में भयानक दर्द हुआ। उसके मुंह से चीख निकल गई। उसे लगा उस भीषण ठंड में धरती पर पड़े पड़े उसका शरीर अकड़ जाएगा और उसका दम निकल जाएगा। काफ़ी देर बाद उषा ने द्वार खोला तो उसे पड़ा देखकर उसके मुंह से भी चीख निकल गई। ये क्या हुआ बुआ? तुम कैसे गिर पड़ी? मैंने तुम्हें आगाह किया था ना कि बर्फ पर बहुत होशियारी से कदम रखना, वरना पैर फिसलने का डर रहता है। अब मैं जानकर तो नहीं गिरी, उसने कराकर कहा। जल्दबाजी में पाँव फिसल गया। उषा व उसका पति दिलीप उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने मालविका की जांच करके बताया कि इनका टखना टूट गया है, ऑपरेशन करना होगा और हड्डी बैठानी होगी और इसमें $10,000 का खर्चा आएगा। $10,000 सुनकर मालविका की सांस रुकने लगी। उषा, तूने मेरा मेडिकल बीमा करा लिया था ना? मैंने दिलीप से कह तो दिया था। क्यों जी, आपने बुआ जी का बीमा करा लिया था ना? ओहो, ये बात तो मेरे ध्यान से बिल्कुल उतर गई। उषा अपने हाथ मलने लगी। ये आपने बड़ी गलती की। अब इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? वे इधर उधर फोन घुमाते रहे। आखिर उन्हें एक डॉक्टर मिल गया जो मालविका का ऑपरेशन $3,000 में करने को तैयार हो गया। प्लास्टर उतरने वाले दिन उषा अपनी बुआ को अस्पताल ले गई। प्लास्टर उतरने के बाद जब मालविका ने पहला कदम उठाया तो देखा कि उसका टूटा हुआ पैर सीधा नहीं पड़ रहा था। उसके पैर डगमगा गए और वह कुर्सी में गिर पड़ी। हाय, ये क्या हो गया? उसके मुंह से निकला। डॉक्टर ने पैर की जांच की और बोले, लगता है पैर सेट करने में जरा गलती हो गई। अब जब आप चलेंगी तो आपका एक पैर थोड़ा टेढ़ा पड़ेगा। आपको छड़ी का सहारा लेना होगा और कोई चारा नहीं है। मालविका की आंखों से झरझर आंसू बह निकले। हाय, मैं अपाहिज हो गई। अब वह बैसाखियों के सहारे चलेगी। बुढ़ापे में उसे दूसरों के सहारे जीना होगा। तभी एक नर्स उसके पास आई। मैडम, आप ओपीडी में चलिए। हमारे अस्पताल में न्यूयॉर्क से एक विजिटिंग डॉक्टर आए हैं जो आपके पैर की जांच करना चाहते हैं। कौन डॉक्टर? मालविका ने अपना आंसुओं से भीगा चेहरा ऊपर उठाया। डॉक्टर केशवन। केशवन? यह कैसा नाम है? वे आपके ही देश के हैं। चलिए, मैं आपको व्हीलचेयर में ले चलती हूँ। मालविका का हृदय जोरों से धड़क उठा। क्या ये वही थे? नहीं, उसने अपना सिर हिलाया। इस नाम के और भी तो डॉक्टर हो सकते हैं। पर डॉक्टर को देखते ही उसका सांसें दूर हो गया। वही है, वही है। उसके हृदय में एक धुन सी बजने लगी। हालांकि मालविका उन्हें पूरे 20 साल बाद देख रही थी, पर उन्हें पहचानने में उसे एक पल की देरी भी नहीं हुई। केशवन का बदन दोहरा हो गया था और सिर के बाल उड़ गए थे, पर चेहरा मोहरा वही था। ये छवि तो उसके हृदय में अंकित थी। उसने भावुक होकर सोचा, इनकी तस्वीर तो उसने सहेजकर अपने बक्से में रखी हुई थी। वह हर रोज अकेले में तस्वीर को निकालती, उसे निहारती और उस पर दो चार आंसू बहाती।
ये तस्वीर उन दोनों की मंगनी के अवसर पर ली गई थी। एक प्रति मालविका ने सबकी नज़र बचाकर चुराकर अपने पास रख ली थी। उसने सुना था कि केशवन अमेरिका जाकर वहीं के हो गए थे। उसने एक उड़ती हुई खबर यह भी सुनी थी कि केशवन ने एक गोरी मेम से शादी कर ली थी और इस बात से उसके माता पिता बहुत दुखी थे। डॉक्टर केशवन कैबिन में आए। मालविका ने उन पर एक भेदी नज़र डाली। क्या उन्होंने उसे पहचान लिया था? शायद नहीं। उन्होंने उसका पैर जांचा। आपका ऑपरेशन सही तरीके से नहीं किया गया है, इसीलिए आपकी चाल टेढ़ी हो गई है। दोबारा हड्डी तोड़कर फिर से जोड़नी पड़ेगी। ओह, इसमें तो भारी खर्च आएगा। मालविका चिंतित हो उठी। डॉक्टर, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, उषा बोल उठी। हम सोच रहे हैं कि इन्हें वापस इंडिया भेज दें, वहाँ पर इनका इलाज हो जाएगा। पैसे की आप चिंता न करें, केशवन ने कहा। मैं इनका इलाज अपनी क्लिनिक में करा दूंगा। एक भारतीय होने के नाते हमें परदेश में एक दूसरे की मदद तो करनी चाहिए। ओह डॉक्टर साहब, आपने हमें उबार लिया, उषा बोली। मैं कल न्यूयॉर्क वापस जा रहा हूँ। आप कहें तो इन्हें साथ ले जाऊंगा। ऑपरेशन के बाद इन्हें थोड़ा आराम की ज़रूरत है, फिर ये इंडिया जा सकती है। ऑपरेशन होने के बाद केशवन ने पूछा, अब आप क्या करना चाहेंगी? न्यू जर्सी अपनी भतीजी के पास रहेंगी या और कहाँ जाऊंगी? मेरा तो और कोई ठौर नहीं है, मालविका ने कहा। मेरा एक सुझाव है, यदि अन्यथा न समझे तो आप कुछ दिन मेरे यहाँ रह सकती हैं। आपके यहाँ? मालविका चौंक पड़ी। लेकिन आपकी पत्नी, आपका परिवार? केशवन हंस दिया। मैं अकेला हूँ। विश्वास कीजिए, मुझे आपके रहने से कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि इसमें मेरा भी एक स्वार्थ है। मैं कभी कभी अपने देश का खाना खाने को तरस जाता हूँ। हो सके तो मेरे लिए एक आध डिश बना दिया करिए। और कॉफ़ी का तो मैं बहुत ही शौकीन हूँ, दिन में 5-6 प्याले पीता हूँ। आप बना दिया करेंगी ना? वह हंस पड़ी। वह उससे ढेरों सवाल करना चाहती थी। वह अकेला क्यों था? उसकी बीवी कहाँ थी? लेकिन वह अभी उसके लिए नितांत अजनबी थी, इसीलिए उसने चुप्पी साध ली। केशवन के घर पर आकर उसे ऐसा लगा था कि वह अपने मुकाम पर पहुंच गई है। उसे एक फिल्मी गाना याद आया, जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते। 2 माह में ही वह ठीक होकर चलने लगी। इतने दिन में केशवन के घर का चप्पा चप्पा उसका हो गया। उसने बड़ी जतन से उसे ठीक कर दिया। वह डॉक्टर का एहसान सेवा से चुकाना चाहती थी। उधर केशवन की बात ने उसे अंदर तक हिला दिया। लेकिन मालविका ने सोचा, आज उसके जीवन में यह अनहोनी घटी थी। उसका गुजरा हुआ मुकाम फिर लौट आया था। जिस आदमी की तस्वीर को देख देख कर उसने इतने साल गुजारे थे, वह आज उसके सामने खड़ा था और उसे अपनाना चाह रहा था। ये एक चमत्कार नहीं तो क्या था? उसने अपने लिए थोड़ी सी खुशी की कामना की थी। केशवन ने उसकी झोली में दुनिया भर की खुशी उड़ेल दी थी। भला ऐसा क्यों होता है कि इस भरी दुनिया में केवल एक व्यक्ति हमारे लिए अहम बन जाता है? उसने सोचा। ऐसा क्यों लगता है कि हमारा जन्म जन्मांतर का साथ है? हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। एक चुंबकीय शक्ति हमें उसकी ओर खींच ले जाती है। हर पल उस मनुष्य की शक्ल देखने को जी करता है। उससे बातें करने के लिए मन ललायित रहता है। उसकी हर एक बात, हर एक आदत मन को भाती है। उसके बिना जीवन अधूरा लगता है, व्यर्थ लगता है। उसकी छुअन शरीर में एक सिरहन पैदा करती है, तन मन में एक मादक एहसास होता है और हमारा रोम रोम पुकार उठता है, यही है मेरे मन का मीत, मेरा जीवन साथी। इस मनुष्य की तस्वीर के सहारे उसने इतने साल गुजार दिए थे। आज वह उसके सामने प्रार्थी प्रार्थी बनकर खड़ा था, उससे प्यार की याचना करते हुए। क्या वह इस मौके को गंवा देगी? नहीं, उसने सहसा तय कर लिया।
कि वह केशवन का प्रस्ताव स्वीकार कर लेगी। अगर उसने ये मौका हाथ से निकल जाने दिया तो वह जीवन भर पछताएगी। आज तक वह औरों के लिए जीती आई थी, अब वह अपने लिए जिएगी। और रही उसके परिवार की बात, तो चाहे उन्हें अच्छा लगे चाहे बुरा, उन्हें उसके निर्णय को स्वीकार करना ही होगा। घड़ी का घंटा बज उठा तो उसकी तंद्रा भंग हुई। वह बीते दिनों की यादों में इतना खो गई थी कि उसे समय का ध्यान ही न रहा। वह उठी और उसने एक-एक करके घर का काम निपटाना शुरू किया। उसने कमरों की सफाई की। आज उसे इस घर में एक अपनापन महसूस हो रहा था। हर एक वस्तु पर प्यार आ रहा था। उसने केशवन के कपड़े करीने से लगाए, बगीचे से फूल लाकर कमरों में सजाए। उसकी निगाहें घड़ी की ओर लगी रही। जैसे ही घड़ी में 10 बजे घर का मुख्य द्वार खुला और केशवन ने प्रवेश किया, ओह! वह एक कुर्सी में पसरकर बोला, आज मैं बहुत थक गया हूँ। आज सुबह 3 ऑपरेशन करने पड़े। मालविका के मन में केशवन पर ढेर सारा प्यार उमड़ आया। उसने कॉफ़ी का प्याला आगे बढ़ाया। ओह थैंक्स। वह कॉफ़ी के घूंट भरता रहा और उसे एकटक देखता रहा। वह तनिक सहज हो गई। ऐसे क्या देख रहे हैं? तुम्हें देख रहा हूँ। आज तुम्हारे चेहरे पर एक नई आभा है, एक लुनाई है, एक अजब सलोनापन है। ये काया पलट क्यों हुई? वह लजा गई। क्या आप नहीं जानते? शायद जानता हूँ, पर तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ। उसके मुँह से बोल न निकला। मालविका, कल मैं तुमसे कुछ पूछा था, उसका जवाब क्या है? बोलो, हाँ कि ना? मालविका ने धीरे से कहा। हाँ। केशवन ने उठकर उसे अपनी बाहों में ले लिया। मालविका, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे मालूम था कि तुम मेरा प्रस्ताव नहीं ठुकराओगी, तभी मैंने तुम्हारे लिए ये अंगूठी पहले से ही खरीद कर रखी थी। उसने जेब से एक मखमली डब्बी निकाली और उसमें से एक हीरे की अंगूठी निकालकर उसकी उंगली में पहना दी। मैं तुम्हें एक और चीज़ दिखाना चाहता था। वह क्या? केशवन ने अपना हाथ आगे किया। मालविका चीख उठी। उसे लगा वह रंगे हाथों पकड़ी गई है। अरे! वह हकलाने लगी। ये तस्वीर तो मेरे बक्से में थी। ये आपको कहाँ से मिली? ये तस्वीर मैं आपके बक्से से नहीं ली मैडम, ये तो मेरे मेज की दराज में पड़ी रहती है। मालविका अवाक उसकी ओर देखने लगी। शर्म से उसकी कनपटियाँ लाल हो गई। मालविका की प्रतिक्रिया देखकर केशवन हंस पड़ा। अरे पगली, जिस तरह तुमने हमारी मंगनी के अवसर पर ली गई ये तस्वीर संभाल कर रखी थी, उसी तरह मैंने भी एक तस्वीर मौका पाकर उड़ा ली थी। इसे जब तब देखकर तुम्हारी याद ताज़ा कर लिया करता था। वह झिप गई। ओह, तो आप जान गए थे कि मैं कौन हूँ? और नहीं तो क्या? तुमने क्या सोचा कि मुझे अनजान लोगों का मुफ्त इलाज करने का शौक है? उस दिन अस्पताल में तुम्हें पहली नज़र में ही पहचान गया था। तुम्हें भला कैसे भूल सकता था? आखिर तुम मेरा पहला प्यार थी। और आपने यह बात मुझसे इतने दिनों तक बड़ी होशियारी से छिपाए रखी। उसने मीठा उलाहना दिया। और करता भी क्या, तुम्हारा आगा पीछा जाने बगैर मैं अपना मुंह न खोलना चाहता था। मैं तो यह भी नहीं न जानता था कि तुम शादीशुदा हो या नहीं, तुम्हारे बाल बच्चे हैं या नहीं। तुम्हें अचानक अपने सामने देखकर मैं चकरा गया था। जब तुम्हें रोते हुए देखा तो कारण जानकर तुम्हारी मदद करने का फैसला कर लिया। जब हमारी बातों के दौरान यह पता चला कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है और न ही तुम्हारे जीवन में और कोई पुरुष आया है, तो मैंने तुम्हें अपना बनाने का निश्चय कर लिया। मेरा तुम्हें अपने घर बुलाने का भी यही मकसद था। मैं तुम्हारा मन टटोलना चाहता था। मैं चाहता था कि हम दोनों में नज़दीकियाँ बढ़े, हम एक दूसरे को जानें और परखें। और जब मैंने जान लिया कि तुम्हारे मन में मेरे प्रति कोई कड़वाहट नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है, तो मेरी हिम्मत बढ़ी। मैंने तुमसे शादी करने की ठान ली। मालविका की आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। इतने बड़े संयोग की वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। केशवन ने उसे बाहों में भींच लिया। एक बार भारी गलती की,
अपने पिता का विरोध न कर तुम्हें खो दिया। शादी के बाद घर पहुंचकर मैंने अपने पिता से बहुत बहस की, पर वे यही कहते रहे कि उन्होंने मेरी पढ़ाई पर अपनी सारी पूंजी लगा दी है और ये रकम वे कन्या पक्ष से वसूल करके ही रहेंगे। मैंने भी गुस्से से भरकर अमेरिका जाने की ठान ली, जहाँ से ढेर सारे डॉलर कमाकर अपने पिता को भेज सकूं और उनकी धनलुप्तता को शांत कर सकूं। उसके बाद नैन्सी मेरे जीवन में आई और मैं तुम्हें भुला देना चाहा। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया। अब मैं तुमसे शादी करके इसका प्रतिकार करना चाहता हूँ। मालविका, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हम दोनों का मिलन अवश्य भावी था? किसी अज्ञात शक्ति ने हमें एक दूसरे से मिलाया है। नहीं तो न तुम अमेरिका आती और न हम यूं अचानक मिलते। उसने मालविका के आंसू पोंछे। यह समय इन आंसुओं का नहीं है, ये हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। मालविका, अभी अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। जो कुछ बीत गया उसे भुला दो और भावी जीवन की सोचो। हमें एक दूसरे का साथ मिला तो हम बाकी जिंदगी हंसते खेलते गुजार देंगे। कल हम अपनी शादी के लिए रजिस्टर ऑफिस जाएंगे। ठीक है, फिर भी शादी के लिए हमें 2-4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ही। मसलन नई साड़ी, मंगलसूत्र वगैरह। मंगलसूत्र मेरे पास है। अरे वह कैसे? मैं आपका दिया हुआ ये मंगलसूत्र हमेशा अपने गले में पहने रहती हूँ। यह 20 साल से एक कवच की तरह मेरे गले में पड़ा हुआ है। सच? केशवन ने हंस पड़ा। उसने झुककर मालविका का मुंह चूम लिया। मालविका का सर्वांग सिहर उठा। उसे ऐसा लगा कि उसका शरीर एक फूल की तरह खिलता जा रहा है। वह केशवन के आगोश में सिमट गई। उसे अपनी मंजिल जो मिल गई थी। कैसी लगी ये सोशल स्टोरी केशवन और मालविका की? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में ज़रूर दें और आप किस तरह की कहानी सुनना चाहते हैं वो भी बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी पसंद की कहानी सुनाने की। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आदाब, नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों। आप सब हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें।